बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो एवरीवन, बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे मैं प्रज्ञा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं वीडियो सेशन जो लाई हूँ ये सोशल 2016 का है। इससे पहले आर्ट्स और सोशल 2017, 18, 19 का मैंने डाला हुआ है, तो उसे आप लोग ज़रूर देखें। इसके बाद वो 14-15 सब आएगा, उसे भी देखें। तो इस वीडियो सेशन में 30 क्वेश्चन कराने वाली हूँ और आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में या फिर दूसरे वीडियो सेशन में आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन नगरी लिपि का विकास किस सदी में हुआ? तो प्राचीन नगरी लिपि का विकास तो देखिए 6ठी शताब्दी से ही माना जाता है, लेकिन 6ठी शताब्दी में इसे ब्राह्मी के रूप में जाना जाता था। और उसके बाद 6ठी से 7वीं शताब्दी में इसे ब्राह्मी के रूप में जाना जाता था। फिर 8वीं से 9वीं शताब्दी में नागरी के रूप में, नागरी लिपि के रूप में, और जो 11वीं से 12वीं शताब्दी में इसे देवनागरी के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पूछा क्या नागरी लिपि का विकास किस सदी में हुआ? तो नागरी लिपि का विकास 8वीं सदी दे सकते हैं हम यहाँ पे। तो आंसर नंबर 3 ये सही होगा। 152वां प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ। किससे? अपभ्रंश। इसका आंसर नंबर 1 ही सही होगा। आपको यहाँ डाउट होगा संस्कृत से क्यों नहीं हुआ, लेकिन संस्कृत ये है बहुत पुरानी भाषा, इसको देव भाषा बोला जाता है, लेकिन ये हिंदी से अलग है। अपभ्रंश हिंदी से ज़्यादा मिलती जुलती है। अब हिंदी क्या और भी जितनी आधुनिक भाषाएं हैं, मतलब बिहारी वर्ग की या आप ले लीजिए पहाड़ी वर्ग की या खड़ी बोली, कुछ भी, ये सब राजस्थानी वर्ग की बोलियाँ, ये सारी जितनी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है ये सारी अपभ्रंश से विकसित है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 153वां प्रश्न है, नंददास किस भाषा में रचना करते थे? तो नंददास ब्रज भाषा में रचना करते थे। इसका आंसर नंबर 3 ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 154वां प्रश्न, शुद्ध शब्द चयनित कीजिए। यहाँ शुद्ध शब्द होगा साम्य। साम्य, हाँ, आंसर नंबर 2। साम्य का अर्थ होता है समान या बराबर। 155वां प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ये शुद्ध शब्द आंसर नंबर 4 होगा। ये पूजनीय, कवयित्री, ये सब तो बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन में, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 156वां प्रश्न, उल्लेख का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो उल्लेख का जो सही संधि विच्छेद होगा वो उत्धन लेख होगा। उत्धन लेख, और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। 152वां प्रश्न है, परास्त का सही संधि विच्छेद क्या हो? चुनिए। तो परास्त का संधि विच्छेद होगा परधन अस्त वृद्धि संधि। आंसर नंबर 2 ये सही होगा। देखिए अभी 158वां प्रश्न है, अली शब्द का अर्थ भौरा है, तो अली से सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा सखी भी, लेकिन यहाँ पूछा गया कि अर्थ, आली का पर्यायवाची सखी है, आली का पर्यायवाची सखी होता है, लेकिन जिसका अर्थ है, आली का अर्थ होता है विशिष्ट, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर 2 ये सही होगा। 159वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पद शब्द का पर्याय नहीं है? तो पद शब्द का कौन सा पर्याय नहीं है? तो शब्द जो है ये पद शब्द का पर्याय नहीं है। इसके अलावा चरण, ओहदा और कविता, ये तीनों पद का पर्याय है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द मतलब। तो आगे बढ़ते हैं। 160वां प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द मुद्रा शब्द का पर्याय नहीं है? तो मोहर, सिक्का, मुख के भाव, मुख का भाव और ये 3 है, और जो प्रसन्नता है ये मुद्रा नहीं मानी जा सकती, ठीक है। आंसर नंबर 2 सही होगा। 161वां प्रश्न है, रास्ते का भोजन के लिए सही शब्द क्या है? तो रास्ते के भोजन के लिए जो सही शब्द है वो पाथेय है। तो आंसर नंबर 3 ये सही होगा। 162वां प्रश्न है, इस संसार से संबंधित वाक्य के लिए सही शब्द चुनिए। तो इस संसार से संबंधित जो सही वाक्य होगा वो, अगर यहाँ संसारिक रहता तो संसारिक होता, लेकिन यहाँ तो हम भौतिक डाल सकते हैं, जो संसार संबंधित भौतिक। लौकिक, ऐहिक और ये संसार, ये जो है ये सब है उसका पर्यायवाची नहीं, ये सब होता है कि लौकिक कहते हैं संसारिक चीज़ को कहते हैं लौकिक, और ये जो भौतिक वो संसार से संबंधित है। तो थोड़ा उसमें वर्ड्स पे जाइए, आपको समझ में आएगा यहाँ क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर 4 सही होगा। अगर 3 रहता तो फिर हम 3 संसारिक रहता तो संसारिक डाल सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं है तो हम भौतिक डालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 163, ओछा शब्द का सही विलोम क्या होगा?
तो ओछा शब्द का जो सही विलोम होगा वो होगा उच्च, क्योंकि देखिए ओछा का जो पर्यायवाची होता है वो गंभीर होता है, और गंभीर का जो अर्थ होता है, गंभीर का अर्थ होगा गहरा, ऊंचा या भारी। तो इस हिसाब से उच्च हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, वृहद तो हो गया बहुत बड़ा, वृहद, और तुच्छ मतलब बहुत, वृहद का उल्टा हो गया तुच्छ, तुच्छ छोटा, और गुणवान मतलब गुण से युक्त, जो बहुत गुणवान हो किसी चीज़ में, और जो उच्च हो जाएगा वो उच्च होगा, मतलब गंभीर का ये अर्थ हुआ उच्च, उच्च या ऊंचा, भारी, गहरा। तो इस प्रकार आंसर नंबर 4 ही सही होगा। 164वां प्रश्न है, विधि शब्द का सही विलोम शब्द चयनित कीजिए। तो विधि का जो सही विलोम होगा वो क्या होगा, गैर कानूनी। तो आंसर नंबर 4 ही सही होगा। हाँ ठीक है, हाँ। तो 165वां प्रश्न है, हिंदी उपसर्गों में आदि का सही अर्थ क्या है। तो हिंदी में जो उपसर्ग में आदि का जो प्रयोग होता है उसका जो सही अर्थ होगा वो ऊंचा या श्रेष्ठ होगा। तो ये आंसर नंबर 2 ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 186वां प्रश्न, संयोग में कौन सा उपसर्ग युक्त है। तो संयोग में जो उपसर्ग युक्त है वो है सम उपसर्ग। तो आंसर नंबर 1 ये सही होगा। 167वां प्रश्न है, गोबर गणेश में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद प्रयुक्त है। तो गोबर गणेश में तत्पुरुष समास का आपादान तत्पुरुष है। देखिए गोबर गणेश का अगर हम ये समास विग्रह करें तो होगा कि गोबर से निर्मित गणेश, तो से, तो यहाँ तो करण भी हो सकता है, अपादान भी हो सकता है, लेकिन यहाँ करण नहीं तो अपादान डाल सकते हैं। जैसे गोबर से निर्मित, गोबर से बनने के बाद वो गोबर का अस्तित्व नहीं, उसके बाद वो गणेश का अस्तित्व रह जाएगा, मतलब वो गणेश कहलाएगा, गोबर नहीं कहलाएगा। तो गोबर से निर्मित गणेश, तो यहाँ पे हो जाएगा आपादन कारक। तो आंसर नंबर 1 ये सही होगा। 168वां प्रश्न है, निडर में कौन सा समास प्रयुक्त है। तो निडर में जो समास है वो अव्ययी भाव समास है। कौन सा, अव्ययी भाव समास। तो ये आंसर नंबर 4 हमारा सही होगा। 169वां प्रश्न है, कोल्हू का बैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो कोल्हू का जो बैल होना मुहावरे का सही अर्थ होगा लगातार काम में लगे रहना। उसका मतलब सही अर्थ ही इसी से लगाया जा सकता है, इसे आप वाक्य में प्रयोग करके देखिए तो आपको समझ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 170वां प्रश्न, गले का ढोल होना मुहावरे का सही अर्थ चयनित कीजिए। तो गले का ढोल होना मुहावरे का सही अर्थ होगा कष्टप्रद होना। कौन सा, कष्टप्रद। तो आंसर नंबर 4 ये सही होगा। 171वां प्रश्न है, कर्ता की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो कर्ता की जो भाववाचक संज्ञा होगा वो कर्तृत्व होगा। तो आंसर नंबर 2 ये सही होगा। 172वां प्रश्न, पानी शब्द का सही लिंग निर्धारण कीजिए। तो पानी का जो सही लिंग होगा उभय लिंग होगा, क्योंकि देखिए पानी जो होता है, पानी, ये पानी सिर्फ होगा पुल्लिंग, और जो जल है वो स्त्रीलिंग। तो एक ही शब्द के पर्यायवाची या जो है शब्द है उसके 2 लिंग नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये उभय लिंग होगा। तो आंसर नंबर 4 ही सही होगा। 173वां प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाला तत्व कौन सा है। तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो भूमिका निश्चित करता है वो कारक होता है। तो आंसर नंबर 2 ये सही होगा। पुरुष शब्द का सही विशेषण रूपांतरण क्या है। तो पुरुष शब्द का सही विशेषण रूपांतरण होगा पौरुष। तो आंसर नंबर 4 ये सही होगा। आगे बढ़ते 175वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ललित निबंध कार्य नहीं है। तो कुबेर नाथ राय, विश्वनाथ मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों बहुत प्रसिद्ध ललित निबंधकार है। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी ये नहीं है ललित निबंधकार। तो आंसर नंबर 3 ये सही होगा। 176वां प्रश्न है, पद्मावत निम्न में से ठीक ठीक किस भाषा की रचना है। तो पद्मावत तो अवधि की रचना है, लेकिन कौन सी अवधि। तो ये ठेठ अवधि की रचना है। तो आंसर नंबर 2 ये सही होगा। 177वां प्रश्न है, नव वर्ष मंगलमय हो वाक्य के भेद अनुसार किस कोटि का है। तो देखिए इसे हम आशीर्वाद वाचक नहीं कह सकते, क्योंकि आशीर्वाद देना हो जाएगा कि किसी को हम अपने छोटे को दें, क्योंकि जल्दी बड़े को तो हम आशीर्वाद देते नहीं हैं। ठीक है, तो ये हम इच्छा कर रहे हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि आपका नव वर्ष मंगलमय हो। ठीक है, तो इस हिसाब से ये नंबर 1 इसका आंसर नंबर सही होगा, इच्छावाचक। 178वां प्रश्न, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है। तो इसमें जो होगा वो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास में जो होता है कि एक वर्ण की अनुप्रास का, ये 6 का अनुप्रास का, क्योंकि 6 का अनुप्रास में है कि एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है। तो राम रतन र आया आगे में र, तो इस प्रकार ये अनुप्रास है और ये 6 का अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आंसर नंबर 2 ये सही होगा।
179वां प्रश्न है, परी थी बिजली सी विकराल, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है। तो इसका मतलब बिजली से उसका उपमा किया जा रहा है। परी थी बिजली सी विकराल, मतलब किसी के लिए कह रहा है कि वो बिजली की तरह विकराल पड़ी हुई थी, चाहे वस्तु से या किसी मनुष्य से। इसका अर्थ लगा के देखिए, तो आपका ये आंसर नंबर 1 सही होगा, उपमा अलंकार। आगे है 180वां प्रश्न, दयालु शब्द में प्रत्यय युक्त है। तो दयालु में जो प्रत्यय है वो लू प्रत्यय है। कौन सा? लू। तो आंसर नंबर 2 ये सही होगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न कुछ भी पूछना है तो कमेंट में पूछिए। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करना ना भूलें। सो बेस्ट ऑफ लक योर स्टडीज़। थैंक यू सो मच।